यूपीएसआई 2025 की जो परीक्षा आपका एक महीने में होने वाला है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण आपका लाइव टेस्ट है वो लाइव बोर्ड पर चल रहा है। आज आपका जो टेस्ट चल रहा है उसके हिंदी का जो पार्ट है उसमें उसके सटीक आंसर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नों के सटीक उत्तर। एक प्रश्न आपका इसमें पूछा गया, हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो हथियाना शब्द में जो क्रिया है वो आपका है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नाम धातु क्रिया का मतलब ये होता है दोस्तों, जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले शब्दों में जब क्रिया जुड़ती है तो उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो शाखा मृग का अभिप्राय होता है बंदर, मतलब पेड़ पर रहने वाला, शाखाओं पर रहने वाला को हम शाखा मृग कहते हैं। और इस तरह से हम रखेंगे, बंदर पर्यायवाची रूप में लेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय भी हो सकता है। लेकिन अगर सटीक उत्तर की बात करें तो शाखा का मृग मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? तो षष्ठी तत्पुरुष, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, जिसे कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। दुर्भेग होगा, दुर्दम्य होगा, दुरूह होगा या फिर दुर्विगम होगा। तो जिसे कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। दुर्गम का अर्थ होता है जिसे वश में करना कठिन हो, और दुरूह का अर्थ होता है जिसे समझना कठिन हो, और दुर्भिगम का अर्थ होता है जहां पहुंचना कठिन हो। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए दुर्वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गधा खेत खाए जुलाहा मार खाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? शक्तिशाली द्वारा निर्बल पर अत्याचार करना, या फिर अपराधी कोई हो और दंड किसी और को मिले, या फिर मूर्ख व्यक्ति का अनुचित लाभ उठाना, या फिर हानि किसी और की हो और लाभ किसी और का हो। तो बता दें आपको इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी कोई और हो और दंड किसी और को मिले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आपका, दंत और महाप्राण व्यंजन का सही उदाहरण है। तो मतलब इसमें जो आपका त वर्ग होगा ये आपका दंत के अंतर्गत आएगा, साथ ही साथ दूसरा और चौथा वर्ड भी आपका जो है आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, त आपका पहला वर्ड है तो गलत हो जाएगा, थ आपका दूसरा है मतलब महाप्राण तो है, थ थ द आपका तीसरा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ध आपका चौथा है, त थ द ध ये भी आपका महाप्राण के अंतर्गत है। अब त वर्ग का दंत होता है और आपका महाप्राण भी आपका दंत होता है, सॉरी महाप्राण व्यंजन भी आपका थ, यहाँ पर देखिए थ भी है और ध भी है। इसमें दोनों उत्तर सही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों इसके राइट हैं। दंत का मतलब त वर्ग त थ द ध ये आपके त वर्ग उच्चारण हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके महाप्राण मतलब दूसरे वर्ग के दूसरे चौथे वर्ग। तो त के बाद थ के बाद द, त थ द ध, फिर न, तो दूसरा मतलब थ और चौथा मतलब ध, तो दोनों आपके महाप्राण है। इसके बाद आपका दंत भी आपका जो है थ और ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी और डी राइट होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देश शब्द और विदेशी शब्द का सही अनुक्रम पूछा है। वश से बच्चा, पकड़ी औरत राइट आंसर होगा, या फिर सूरज सूर्य थैला स्कूल होगा, या फिर श्यामल काला लोटा किताब होगा, या फिर आम्र आम खिड़की ऑफिस होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वश से बच्चा, पकड़ी और औरत। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया गया, सबल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दूसरा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, तीसरा जो दो धुर्तों में प्राय ठन जाती है, और चौथा निर्दय व्यक्ति में दया नहीं होती। तो इसका सटीक उत्तर आपका होगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न, इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? समाप्ति, दैवी बाधा, या फिर पूर्णता फसल, या फिर आरंभ विपत्ति, या फिर अंत फसल की बीमारी। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, समाप्ति और दैवी बाधा। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा।
अगला प्रश्न आपका चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चंद्र प्लस उदय, या फिर चंद्र प्लस उदय, या फिर चंद्र प्लस उदय, या फिर चंद्र प्लस उदय। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्र प्लस उदय, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी वह राइट हो जाएगा। उसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक है। अगला प्रश्न आपका पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवे हंसी, इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, बी उपमा, सी विभावना, या फिर डी विशेषोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, विशेषोक्ति अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। विशेषोक्ति अलंकार का अभिप्राय क्या होता है? जब कारण मौजूद हो तो कार्य फिर भी संपन्न न हो। मतलब यहाँ पर देखिए पानी के बीच मछली है फिर भी प्यासी है, मतलब पानी उपलब्ध होने के बाद भी मछली प्यासी है, कारण उपलब्ध है लेकिन कार्य संपन्न नहीं हो रहा था। आपका ऑप्शन नंबर डी विशेषोक्ति अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य कष्टछाप कवियों में प्रथम स्थान पर कौन परिगणित है? ऑप्शन है सूरदास, बी कुंभन दास, या फिर सी कृष्णदास, और डी परमानंद दास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वह राइट हो जाएगा, कुंभन दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या फिर द्वंद्व समास। वज्रपाणी में आपका जो समास होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है बहुब्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी व राइट होगा। वज्रपाणी का अर्थ होता है जिसके हाथ में वज्र हो, हाथ में वज्र मतलब भगवान इंद्र। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बहुब्री समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रसिद्ध कृति कामयानी के रचनाकार कौन है और यह किस काल की रचना है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगतिवाद का, या फिर सुमित्रानंद पंत प्रयोगवाद का, या फिर जयशंकर प्रसाद छायावाद का, या फिर महादेवी वर्मा आधुनिक काल का। तो बता दें कामायनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, छायावाद युग का, ये आपको 1935 में था और ये इनकी आखिरी रचना भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न दामिनी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विभावरी होगा, चपला होगा, शारदा, या फिर वनिता। तो दामिनी का अर्थ होता है बिजली और बिजली का अभिप्राय है चपला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न है मात्रा गणना के आधार पर दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13, 11-11, 16-16, या फिर 13-11। तो विषम मतलब है आपका पूछा गया पहले और तीसरे चरण में, तो पहले तीसरे चरण में होती है 13-13 मात्राएं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और दूसरे और चौथे चरण में होती है 11-11 मात्राएं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में महादेवी वर्मा की रचना का उल्लेख है? लहर, यामा, पल्लव, या फिर गुंजन। तो बता दें आपको महादेवी वर्मा की जो रचना है वो आपकी यामा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। लहर की बात करें, यामा आपका 1936 में आया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। लहर की बात करें तो लहर आपका जो है ये जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पल्लव और गुंजन ये दोनों रचना जो है सुमित्रानंद पंत जी का है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे क्या कहा जाता है? कलावंत, आशु कवि, सुकवि, या फिर महाकवि। तो जो तत्काल कविता कह सके उसको कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती? कुमाऊनी, गढ़वाली, जयपुरी, या फिर पश्चिमी पहाड़ी। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जयपुरी राइट आंसर होगा। जयपुरी जो है राजस्थानी हिंदी की बोली है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा, जुगुप्सा होगा, रति होगा, या फिर भय होगा। तो विभक्त का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर रामविलास शर्मा का। तो बता दें आपको इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है विंध्याचल पर्वत पर हरिऔध की एक प्रसिद्ध रचना है, इस वाक्य में कौन सा कारक संबंधी दोष है? विंध्याचल पर्वत पर। तो यहाँ पर बता दें आपको पूछा गया
कारक संबंधी दोष, ऑप्शन दिया गया कर्ता कारक का दोष या फिर अधिकरण कारक का दोष या फिर संबंध कारक का दोष या फिर करण कारक का दोष। तो यहाँ पर बता दें आपको विंध्याचल पर्वत पर के स्थान पर में होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका जो कारक संबंधी दोष है तो आपका अधिकरण कारक संबंधी दोष ऑप्शन नंबर बी वह राइट है। अब यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न आपके गद्यांश से पूछे जाएंगे। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, पढ़े होंगे भी। आइए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर गद्यांश आप देख सकते हैं, वीडियो को रोककर आप गद्यांश को देख सकते हैं। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न गद्यांश का है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक चुनना है। पहला ऑप्शन है औद्योगिकी विस्तार और उसके सामाजिक दुष्परिणाम। दूसरा वन्यजीव संरक्षण हेतु नए विविध प्रावधान। तीसरा जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का आधार स्तंभ। चौथा मृदा उर्वरता और जल शोधन की आधुनिक तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वह राइट सटीक होगा, ऑप्शन नंबर सी जैविक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का आधार स्तंभ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न गद्यांश का, लेखक के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दिया गया आधुनिक विज्ञान का पारंपरिक ज्ञान पर हावी होना। बी है प्राकृतिक आवासों का विखंडन और अनियंत्रित शहरीकरण। सी है केवल सूक्ष्मजीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना। डी है स्थानीय वनस्पतियों का विदेशी बाजारों में निर्यात। तो इसका सटीक उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है बी वह राइट है, प्राकृतिक आवासों का विखंडन और अनियंत्रित शहरीकरण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश का प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां स्थानीय वनस्पतियों को कैसे प्रभावित करती हैं। ऑप्शन ए वे स्थानीय वनस्पतियों के परागण में सहायता करती हैं। बी है वे मृदा की उर्वरता को बढ़ाकर वनस्पतियों का विकास करती हैं। सी है वे स्थानीय वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न करती हैं। डी है वे जल शोधन की प्रक्रिया को तीव्र कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, वे स्थानीय वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न करती हैं, ऑप्शन नंबर सी वह राइट है। अगला प्रश्न है गद्यांश का, लेखक की दृष्टि में संरक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए क्या अनिवार्य है। ऑप्शन है केवल कठोर दंड विधान और कानूनों का निर्माण करना। ऑप्शन बी सूक्ष्म जीवों की भूमिका को पारिस्थितिकी तंत्र से पृथक करना। सी है सामुदायिक भागीदारी और आधुनिक पारंपरिक ज्ञान का समन्वय। और डी है विकास मॉडल को पूर्णतः मानव केंद्रित बनाना। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है सामुदायिक भागीदारी और आधुनिक पारंपरिक ज्ञान का समन्वय, मतलब सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक प्रगति का आधार ढह जाएगा, लेखक ने यह चेतावनी किस संदर्भ में दी है। गद्यांश का आखिरी प्रश्न है, ऑप्शन दिया गया है यदि हम विदेशी प्रजातियों का आयात बंद नहीं करेंगे। दूसरा यदि पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्य की अनदेखी की गई। तीसरा यदि औद्योगिक विस्तार की गति को और तीव्र नहीं किया गया। चौथा यदि केवल सूक्ष्मजीवों के संरक्षण पर ध्यान दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका है वह बी व राइट है, यदि पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्य की अनदेखी की गई, ऑप्शन नंबर बी व राइट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न, महोदार्य शब्द में कौन सी संधि है और उसका सही विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है गुण संधि, महा प्लस औदार्य, वृद्धि संधि है महा प्लस औदार्य, या फिर यड़ संधि है महा प्लस औदार्य, या फिर वृद्धि संधि है महा प्लस उदार्य। तो बता दें आपको इसमें जो संधि है वो आपका है वृद्धि संधि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन जो आपका है बी व राइट, वृद्धि संधि महा प्लस औदार्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि क्या होगा। उत प्लस श्वास व्यंजन संधि, उच्च प्लस श्वास विसर्ग संधि, उत प्लस श्वास स्वर संधि, या फिर उच्च प्लस श्वास व्यंजन संधि। तो बता दें आपको इसका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, उत प्लस श्वास व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रकृति सत्व और धर्म शब्दों का प्रयोग जिस बहुअर्थी शब्द के लिए किया जाता है वह कौन सा है। अर्थ है, भाव है, गुण या भेद। तो इन तीनों का जो बहुअर्थी शब्द है इनका होगा गुण, गुण आपका सी व राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर परोपकार करते रहो, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान था, लोग तुम्हारी प्रशंसा करे या ना करे। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय भरना था। ऑप्शन था क्योंकि, ताकि, हालांकि, या फिर चाहे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी व राइट होगा, परोपकार करते रहो चाहे लोग तुम्हारी प्रशंसा करे या ना करे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, कल कल पद की व्याकरणिक श्रेणी क्या है। ऑप्शन है यौगिक संज्ञा है, अनुकरणात्मक क्रिया विशेषण है, या फिर संबंध बोधक अव्यय, या फिर परिणामवाचक विशेषण है।
तो कल कल पद की जो उत्तर आपका राइट आंसर होगा अनुकरणात्मक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी व राइट है। अनुकरणात्मक क्रिया विशेषण क्या होता है? जब शब्द किसी ध्वनि या क्रिया के अनुकरण पर बनते हैं, कोई ऐसा शब्द, कल कल क्या है आपका एक ध्वनि का शब्द है, ध्वनि ध्वनि या क्रिया के अनुकरण पर बना है, ध्वनि पर बना है कल कल शब्द, तो आपका अनुकरणात्मक क्रिया विशेषण का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। दूसरा है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तीसरा है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। डी है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बातों को प्रकट करना। इसका ऑप्शन नंबर सी व राइट है। हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाया तब तक सारी लंका जल गई, मतलब इसमें बढ़ा चढ़ा कर बातें की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, वह पढ़ता और उसका भाई खेलता है। यह वाक्य रचना की दृष्टि किस प्रकार का है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य? तो और अगर कहीं पर दिखाई दे तो आपका उत्तर किसका हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का, ऑप्शन नंबर सी व राइट है। अगला प्रश्न है, राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में भोजन करके किस प्रकार के क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या फिर नामबोधक क्रिया? तो अगर कोई क्रिया पहले समाप्त हो गई हो उसके बाद दूसरी क्रिया हो तो पहले वाली क्रिया जो होती है वो आपका क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, मुझे केवल 5 ही रुपए चाहिए। इस वाक्य में केवल और ही क्रमशः किस पर भेद का उदाहरण है? किस पद भेद का उदाहरण पूछा गया है? तो क्रिया विशेषण और निपात का, विशेषण और समुच्चय बोधक का, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण का या फिर निपात और निपात का? तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व राइट है, क्रिया विशेषण और निपात का। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए व राइट है। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर सुमित्रानंद पंत हैं? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, विसर्ग संधि का नियम किस शब्द में लागू होता है? दिग्दर्शक में, निश्चल में, तल्लीन में या फिर परमोत्सव में? परमोत्सव में। तो बता दें आपको, दिग्दर्शक आपका जो है व्यंजन संधि का है, निश्चल आपका यही आपका विसर्ग संधि है, तल्लीन आपका व्यंजन संधि है और परमोत्सव आपका जो है आपका स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। निह प्लस चल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा निह प्लस चल, आपका निश्चल होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण आपका होता है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला। पंक्ति में सरिस शब्द का क्या अभिप्राय है? उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है या फिर साधारण धर्म है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में सरिस आपका जो है आपका वाचक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो तुलना बताने वाला शब्द जो होता है तो आपका वाचक शब्द कहलाता है, तो सरिस आपका तुलना बताने वाले शब्द का कार्य कर रहा है। बाकी पीपर पात ये आपका उपमान है, पीपर पात आपका उपमान है, और ये आपका जो बस्ता है मंडोला जो आपका बस्ता है आपका उपमेय है। बाकी आपका जो साधारण कर्म क्या बस्ता है तो आपका जो डोला बस्ता है आपका साधारण कर्म है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? वाचक सी व राइट है। अगला प्रश्न है, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया गया, हाथी का पांव बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन बी, बड़े लोगों के प्रयत्नों के सामने छोटे लोगों का प्रयास नगण्य होता है। ऑप्शन सी, सब लोग हाथी के पांव में समा जाते हैं। ऑप्शन डी, सबके काम एक जैसे होते हैं। तो इसका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़े लोगों के प्रयत्नों के सामने छोटे लोगों का प्रयास नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और आखिरी प्रश्न, वाक्य को उपयुक्त एक शब्द से पूरा करना है। वह कवि है 3 भाषाओं में सहज लिखता है। वह कवि है जो 3 भाषाओं में सहज लिखता है, वह कौन से कवि कहलाते हैं? पूछा गया है त्रिभाषी कवि, बहुश्रुत कवि, बहुभुज कवि या फिर त्रिनेत्री कवि? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो है त्रिभाषी, ऑप्शन नंबर इसका राइट है। तो दोस्तों ये आपका रहा यूपीएससी 2025 की जो पेपर आपका अभी होने वाला है, उसमें जो अभी ओलाई बोर्ड पर लाइव टेस्ट चल रहा है उसके हिंदी का जो पार्ट है उसमें उसका सटीक उत्तर। बाकी अगर मन में कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।